हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके कंप्यूटर साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज सी प्लस प्लस। ओके, तो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने सुना रहेगा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सिलेबस में है, 11th में भी एंड 12th में भी। इसका मतलब जो भी चीज हम 11th में सीख रहे हैं, डेफिनेटली वो 12th में हमको काम में आने वाला है। ओके, सो ये जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसको हम अभी 11 से स्टार्ट करेंगे। इसका जो ऑलमोस्ट 50% ये 11th में है एंड इसका रिमेनिंग हाफ 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे कोई भी लैंग्वेज होता है स्टूडेंट्स, विच एवर लैंग्वेज यू हैव स्टडीड, लाइक इंग्लिश हो गया, देन हिंदी हो गया, मराठी हो गया। ओके, सो ये कोई ओवरनाइट तो हमको हम प्रो नहीं हो जाते इसके अंदर, राइट? हमको टाइम लगता है, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए टाइम लगता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी स्टार्ट में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट जाएगी, बिकॉज इट इज न्यू। बहुत सारे जन तो के लिए तो ये एकदम न्यू रहेगा। कोई कोई बच्चों ने शायद लोअर स्टैंडर्ड में 9th या 10th में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए टोटल फ्रेश टॉपिक रहेगा। ओके, सो डोंट वरी, ईच एंड एवरी प्रोग्राम मैं एकदम स्लोली और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। बट एट द सेम टाइम आपको आपके नोटबुक्स में एक बार देख के, एक दो बार बिना देखे, वो सेम प्रोग्राम लिखने को हमको जम रहा है क्या, वो आपको घर पे चेक करना होगा। ओके, ऑल्सो मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो जो भी प्रोग्राम्स है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम प्रैक्टिकली ऑल्सो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो कंपाइलर पे हमें काम करना है, जिस पे कोड लिखना है, या प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जिसके ऊपर हमें कोड एग्जीक्यूट करना है, वो उसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, तो टर्बो सी प्लस प्लस ये आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में, आपको प्रैक्टिकल लैब में ये अवेलेबल होगा। तो जस्ट इट इज अ काइंड लाइक अ नोटपैड जैसा ही है, समझो। जैसे उस पे आप डबल क्लिक करोगे आइकन पे, तो सबसे पहले ऐसा ब्लू स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ब्लू स्क्रीन जो है ना, ये एडिटर स्क्रीन है, मतलब इसके ऊपर हम टाइप कर सकते हैं, जो भी हमारा कोड है वो हम टाइप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये किसी ने टाइप किया होगा, समझ रहा है? तो जैसे आप प्रॉपर वर्ड या नोटपैड में कैसे टाइप करते हो पेशेंटली, आराम से, तो विदाउट मिस्टेक आपको जो भी कोड है वो इधर टाइप करना है। अब ये कोड कैसे लिखना है वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखेंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम मैंने सिखा दिया ना आपको, उसके बाद में आपने उसको सपोज नोटबुक में लिखा है। अब एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। ओके, अब कॉपी कर देने के बाद ना, क्या होता है कि स्टार्ट में ना आप एक भी चीज मिस करोगे ना, जैसे हर स्टेटमेंट के बाद ना एक सेमीकोलन होता है। अगर आपने एक भी सेमीकोलन मिस कर दिया तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा। यस, तो टू चेक कि कुछ एरर्स है क्या, सेकेंड स्टेप इज टू कंपाइल। ओके, तो यहाँ पे आपको कंपाइल दिख रहा रहेगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ स्टेटस दिखाएगा। एरर्स, वार्निंग जो भी रहेगा वो इधर दिख जाएगा कि कुछ एरर्स आया है क्या। ओके, तो ये कंपाइल नीचे दिखेगा कि कोई एरर आया है तो नीचे दिख जाएगा। ओके, वो एरर को आपको रेक्टिफाई करना है, फिर से कंपाइल करना है। जीरो एरर दिखाएगा तो नेक्स्ट स्टेप रन पे क्लिक करना है। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। ओके, ये ब्लैक स्क्रीन पे आपका आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं हम, ये ब्लैक स्क्रीन को क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोग्राम का रिक्वायर्ड आउटपुट रहेगा वो ये ब्लैक स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप थोड़ा ये प्रोसेस समझ में आ गया। ओके, क्या है प्रोसेस? सबसे पहले ब्लू स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। उसके बाद हम कंपाइल पे क्लिक करके चेक करेंगे कि एरर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड द थर्ड स्टेप इज, अगर जीरो एरर है तो थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, विच इज रन। रन करेंगे तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगा और उसके ऊपर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो ये बेसिक प्रोसेस हो गया ऑफ ऑफ प्रोग्रामिंग, हाउ टू यूज टर्बोसी। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने एक बेसिक प्रोग्राम लिया, सी मैं
इस टॉपिक को है ना प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाऊंगा, थियोरी बीच बीच में लूंगा। सपोज एक आध दो लेक्चर प्रोग्राम को हो गया, आफ्टर दैट आई टेक अ थियोरी लेक्चर, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल्स। ओके, अगर आपको कोड समझ में आया है तभी आपको थियोरी समझेगा, ठीक है। सो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, डायरेक्टली दे स्टार्ट विथ थियोरी, व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑल। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या है, उसमें हम वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहले हम कोड ही सीखेंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग मैं अभी कोड में समझाऊंगा आपको, आपका फुल फोकस होना चाहिए बस। ओके, या सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट प्रोग्राम इज WAP, राइट अ प्रोग्राम। WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। यूजर से दो नंबर हमको एक्सेप्ट करना है, एंड डिस्प्ले सम ऑफ द टू नंबर्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है कि यूजर को बोलेंगे एंटर टू नंबर्स, दो नंबर यूजर को बोलेंगे एंटर करने के लिए। सपोज यूजर ने एंटर किया 20 एंड 10, हमको आउटपुट पे दिखाना है कि सम इज इक्वल टू 30, 20 प्लस 10 30 होता है, सम इक्वल टू 30। ये प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करके देना चाहिए, ठीक है। कोड सबको समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है। ओके, सो अब इसका कोड लिखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर दैट। ओके, सबसे पहले ना बेटा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, ऐसे दो हेडर फाइल्स बोलते हैं इनको। ओके, इनको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स। ओके, आई विल राइट इट लाइक दिस, हेडर फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना वो कमेंट्स है। सी डबल लाइन के बाद जो भी, ये डबल लाइन का मतलब होता है कमेंट। ओके, कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, वेरी सिंपल। आपने सपोज ऐसे दो लाइंस मार दिए हैं, ओके, इनको स्लैश बोलते हैं। ओके, तो दो स्लैश कर दिया आपने और उसके बाद आपने कुछ भी लिखा ना, तो वो पर्टिकुलर लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो ये क्या है, दोनों हेडर फाइल्स है। अभी हेडर फाइल्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे आईओ स्ट्रीम आया स्टूडेंट्स, तो मैं आईओ स्ट्रीम का मतलब यहाँ लिख देता हूँ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आईओ, आई ओ का मतलब होता है आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, स्ट्रीम, एच इज फॉर हेडर फाइल। ओके, कॉन आईओ डॉट एच, कॉन मीन्स console, आईओ इज फॉर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच इज हेडर फाइल। अब ये क्यों लिखा है स्टार्ट में, तो बेटा जैसे इसके आगे ना हम लोग जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे void, मेन, इंट, CLR, SCR, ओके, ये सबका मीनिंग ये दो हेडर फाइल में डिफाइंड है। ओके, सो मैं वापस आऊंगा हेडर फाइल्स के ऊपर जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तभी। ओके, तो जस्ट रिमेंबर कि बिफोर स्टार्टिंग अ कोड कुछ तो हेडर फाइल्स हमेशा इंक्लूड करना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट हमें लिखना है। मैं मजाक में बोलता हूँ कि जब आप लोग बचपन में खेलते थे, कोई गेम खेलते थे, देखो हाइड एंड सीक एंड ऑल, यस, तो पीछे ऐसा भगवान का भूत का ऐसा टाइम पास करते थे स्टार्ट में, तो स्टार्ट में आपको हेडर फाइल डालना ही है, ठीक है। तो ये देखो ये हेडर फाइल, ये आपने डाल दिया, ठीक है, दिस इज कंपलसरी। नेक्स्ट कंपलसरी इज void main। ओके, नाउ मेन क्या होता है, मेन और उसके आगे ये दो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स फंक्शन। जिधर भी आपको ओपन क्लोज दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे इधर CLR SCR, उसके बाद ओपन क्लोज आया, उसको बोलेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्या होता है बताए, बताऊंगा आगे। फिर से इधर आए गेट CH, गेट अ कैरेक्टर, ओपन क्लोज आया, फंक्शन। ओके, तो whenever there is a open and close bracket here, that means it is a function। तो ये क्या, कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन। अब जैसे कि नाम बोलता है मेन, मतलब इट इज स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, मतलब क्या कि प्रोग्राम कितना भी बड़ा होने दो, 1000 लाइन का कोड होने दो, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा, void main से। समझ में आ रहा है। तो void main is the, we can say it is the main function as the name suggests, because it is the start point of the program। okay,
तो समझ लो वाइड मेन से शुरुआत होता है। बच्चे लोग वाइड मेन ही नहीं लिखते, अरे क्या मिलेगा मार्क्स, जीरो, बड़ा जीरो। वाइड मेन जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है वही नहीं लिखते, ये छोड़ देते, सी ये पूरा छोड़ देते, ये लिख के आते बराबर से, वाइड मेन ही नहीं लिखा, जीरो मार्क ही मिलेगा ना। यस, एक्चुअली पूरे कोड में से कुछ भी नहीं लिखा ना तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला कोड। एक छोटा सेमीकोलन, ये सेमीकोलन है बेटा, ये सेमीकोलन नहीं लिखा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला कोड, ठीक है। सो बेसिकली आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। इंट x कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था, दो नंबर्स को यूजर से लेना है, तो उसके लिए x एंड y में स्टोर करेंगे उसको, और उन दोनों को ऐड करना है तो z में उसका एडिशन स्टोर करेंगे। तो ये तीन अपने को x y z मिला ना, मैथ्स में भी इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। यहां भी क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। x y z क्या है, वेरिएबल्स। और ये जो इंट है ना, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे हमने इंट एक्स वाई जेड लिखा ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मेमोरी बना रहा हूं, दिस इज मेमोरी, ठीक है। तो जैसे ही इंट एक्स वाई जेड बोला तो मेमोरी में ना तीन ब्लॉक्स रिजर्व हो जाएंगे, जिनका नाम गया एक्स वाई एंड जेड। मैं इनको खाचे बोलता हूँ, खाचे, ठीक है। तो तीन खाचे हमारे मेमोरी में क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, किसके लिए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए, ठीक है। और इनमें क्या स्टोर कर सकते हैं मालूम है, वी कैन स्टोर हियर एनी इंटीजर, ऐसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर हियर, इंटीजर मींस व्हिच इज नॉट हैविंग एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए इंट लिखा है, इंट मतलब it stands for integer and we can store any integer in it. It can be positive, it can be negative, but not with decimal points, ठीक है। प्रॉपर नंबर होना चाहिए वो इंटीजर्स। तो आई होप ये पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। इससे क्या हुआ, मेमोरी में ब्लॉक्स रिजर्व हो गए, नाम पड़ा एक्स वाई जेड। सीएलआर एससीआर का मतलब क्या होता है वो लिख देता हूं इधर कमेंट में, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मीनिंग क्या होगा वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बार इस पे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ कि ये मेरा सिखाना बाकी है, ओके। प्रोग्राम के बाद समझाऊंगा ये। नेक्स्ट चीज, अभी ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी आउट इज अ डिस्प्ले स्टेटमेंट एंड सी इन इज यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है। सी आउट यूज टू डिस्प्ले, सी आउट function is used to display and cin is used to accept. As the name suggests, see out, out मतलब डिस्प्ले होगा वो, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा। सी इन मतलब, सी इन मतलब एक्सेप्ट होगा वैल्यूज, इतना समझा। तो ये दो लाइन अगर समझ गई तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। सबसे देखो फॉर्मेट देखो, सी आउट, फिर दो ऐसे एरोज देखो, लेफ्ट पॉइंटिंग बोलो इसको, ओके। उसके बाद क्या आया, डबल इन्वर्टेड में, सी देयर इज अ डबल इन्वर्टेड हियर, डबल इन्वर्टेड, एंटर टू नंबर्स। अब मुझे बोलो कि यूजर को सपने में तो नहीं आएगा दो नंबर एंट्री मारनी है, अपन जब बोलेंगे उसको कि एंटर टू नंबर्स तभी तो वो कर पाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन था याद है, आउटपुट स्क्रीन, उसके ऊपर डिस्प्ले होगा एंटर टू नंबर्स। समझ में आ रहा है, जैसे ही सी आउट पे ये लिखा है ना हमने एंटर टू नंबर्स, तो वैसा डिस्प्ले होगा। अगर इधर लिखा एंटर टू इंटीजर्स, तो वैसा डिस्प्ले होगा एंटर टू इंटीजर्स। तो यूजर को समझ में आएगा कि मेरे से कुछ तो मांग रहे हैं, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, सपोज यूजर ने डाल दिया 12 एंड 15, टाइप करके डाला 12 एंड 15, तो 12 और 15 आकर के स्टोर होना चाहिए ना। यस, वो तो यूजर ने डाल दिया, बट कहां स्टोर होना चाहिए, सपोज एक्स एंड वाई में। तो उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट है, सी इन एक्सेप्ट द वैल्यूज एंड स्टोर इन एक्स एंड वाई। आप इधर एक्स कॉमा वाई नहीं लिख सकते बेटा, जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ओके। अगर तीन वैल्यू एक्सेप्ट करते तो एक्स वाई और फिर बाद में यस वापस से ऐसे एरो करके जेड और फिर सेमीकोलन। एक ही एक्सेप्ट करते तो
सिर्फ x और उसके बाद सेमीकोलन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो जितने नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, फॉर्मेट सेम है। ओके, इधर खाली लिखने का पर एंटर 10 नंबर्स, तो सामने वाला क्या 10 नंबर्स एंटर करेगा। ओके, अब ये हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। सपोज यूजर ने 12 और 15 डाला, 12 और 15 एक्सेप्ट हुआ और मेमोरी में स्टोर हो गया, x और y में स्टोर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऑफकोर्स ना हमको ऐड करना था। अरे ऐड करने के बाद कहीं पे तो डालना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो क्या हुआ, ये दोनों ऐड हुआ स्टूडेंट, कितना हुआ 27 ऐड हुआ, और कहाँ स्टोर हुआ, z में। तो आपने अंदाजा लगा लिया रहेगा, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए 27, मेमोरी में 27 आ चुका है, कोई टेंशन नहीं, मस्त चल रहा है प्रोग्राम। अब डिस्प्ले करने का है। अरे हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यूजर को तो दिखाना है ना कि भाई हाँ सम इज इक्वल टू 27, ऐसा कुछ तो भी। तो अब फिर से डिस्प्ले करना है, तो फिर से सी आउट लगेगा। ये समझ में आ रहा है, टू डिस्प्ले समथिंग वी विल राइट, वी नीड टू राइट सी आउट, एंड यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लिखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। मेरे को बोलो कि आउटपुट कैसा होना चाहिए। सी आई एम राइटिंग द आउटपुट हियर। सी हियर आई एम राइटिंग द आउटपुट। तो आउटपुट ऐसा दिखेगा, देखो सबसे पहले एंटर टू नंबर्स, ये देखो एंटर टू नंबर्स, हमने क्या एंट्री मारी 12 एंड 15, 12 15, यस। और नेक्स्ट एंटर जैसे ही मारा ना, इसके बाद एंटर मारा, एंटर मारा तो धपाधप कैलकुलेशन हुआ, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर ये डिस्प्ले होगा। देखो सम इक्वल टू, कितना अच्छा लगेगा अगर इसके बाद ही होगा, अच्छा लगेगा नहीं ना, इसके बाद ही अच्छा लगेगा क्या सम इक्वल टू, नहीं, यस। तो सम नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन है, समझ में आ रहा है, न्यू लाइन। ओके, तो बैकस्लैश एन इसको बोलते हैं ऐसा, ये फ्रंट स्लैश है बेटा, ये बैकस्लैश है, दोनों में फर्क है। बैकस्लैश एन डाल देने का, तो उससे क्या होगा, न्यू लाइन पे सम इक्वल टू ऐसा आएगा। तो थोड़ा ध्यान देना, देखो डबल इन्वर्टेड में चाहिए ये बैकस्लैश एन, और बैकस्लैश एन प्रिंट नहीं होगा। जो भी चीज बैकस्लैश करके हम लिखते हैं ना, आगे एक कैरेक्टर एन लिखा है, तो दिस विल नॉट गेट प्रिंटेड, डोंट वरी। आपको क्या लगेगा सर डबल इन्वर्टेड में था तो बैकस्लैश एन इधर प्रिंट होना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी डबल इन्वर्टेड में है वो प्रिंट हुआ। सिर्फ एक वरदान है बैकस्लैश को, कि बैकस्लैश के बाद में एक इंटीजर जो लिखा है वो एक कमांड है बेटा, वो प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसका एक न्यू लाइन का यूज है, वो उससे न्यू लाइन तैयार होगा। तो न्यू लाइन पे क्या डिस्प्ले होगा, सम इक्वल टू। ओके, एंड अभी एक नया कंसेप्ट देखो, मेरे को बोलो z का वैल्यू प्रिंट करना था ना मुझे, तो आप बोलोगे सर z को डबल इन्वर्टेड में नहीं डाला। तो बेटा जब भी हमको वैल्यू प्रिंट करना है तो डोंट पुट इट इन डबल इन्वर्टेड, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपने इधर डबल इन्वर्टेड डाल दिया ना, तो ऐसा प्रिंट होगा सम इक्वल टू z। ये चाहिए कि अपने को, नहीं, अपने को z नहीं प्रिंट होना चाहिए, z का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ z लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखूंगा। इससे क्या होगा, z का वैल्यू प्रिंट होगा, z का वैल्यू कितना हो गया 27, z का वैल्यू प्रिंट हो गया 27, ठीक है। एंड लास्ट लाइन इज गेट सी एच, ठीक है। गेट सी एच का मीनिंग होता है गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर यूज्ड, यूज क्या है, क्यों डाला है, यूज्ड टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन, यूज टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो आई नो कि ये क्लियर स्क्रीन गेट सी एच मेरा पेंडिंग है, बता रहा हूं, पहले अभी हेडर फाइल क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा जैसे आप, अच्छा ये वॉइड भी पेंडिंग है, वॉइड का मीनिंग भी पेंडिंग है, ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं, पेशेंस रखना बस।
अब मैं इसको क्लैरिटी देता हूं फिर से। हेडर फाइल, तो बेटा ये void main int सी आउट सी इन, ये सारे चीजें ना, इनका मीनिंग iostream.h में है। आया समझ में? यस। अगर आपने iostream.h नहीं लिखा ना, तो यहाँ सब जगह पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वो मीनिंग ही डिफाइन नहीं किया हमने। ठीक है। इन शॉर्ट, मेन के लिए भी एक कोड है जो कि इस iostream.h में लिखा हुआ है। हमको वो कोड लिखने की जरूरत नहीं, हमने बस उसको इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है। तो मेन इंट सी आउट सी इन प्लस इक्वल टू, ये सबका मीनिंग किसमें है? iostream.h में है। फिर कौन io.h में क्या है? ये clr scr get ch, ये सारे जो एक्स्ट्रा फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो किस में है? कौन io.h में है। सो दैट इज द बेसिक थिंग व्हाई हेडर फाइल्स आर यूज्ड। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हेडर फाइल क्लियर हो गया। ठीक है। नाउ मैं अभी ये क्लियर स्क्रीन पहले बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर स्क्रीन? ठीक है। सो लेट अस कम हियर। सपोज कि आपने पूरा कोड लिख दिया, कौन सा? अपन ने जो अभी किया ना, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाला, ये पूरा कोड लिख दिया, कंपाइल किया, रन किया। ठीक है। इस पे क्या दिखेगा आपको? रन करोगे तो एंटर टू, जो भी नंबर्स आपने ऐड किए, लिखा 12 15। ठीक है। और फिर बाद में डिस्प्ले होएगा सम इक्वल टू 27। आ गया, खुश हो गया, अरे वाह पहला कोड आया अपने को। टीचर को बुलाया, टीचर को बुलाया, और टीचर टीचर ने बोला वापस रन करो। वापस रन करोगे तो क्या होगा बेटा? ये पूरा ना दिखेगा ना, पहले क्या किया था आपने, और वापस से इसके नीचे ही होगा एंटर टू नंबर्स। सपोज आपने डाला 10 20, सम इज इक्वल टू 30। यस। सो आपको अगर सपोज पुराना भी दिखना चाहिए, इन केस अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरा पहला का भी आउटपुट दिखे, तो क्लियर स्क्रीन मत डालो। क्लियर स्क्रीन डालने से क्या होगा? जब भी आप ये प्रोग्राम को फिर से रन करोगे, तो पहले का जो टाइम पास था वो नहीं दिखेगा। इन शॉर्ट, सिंपल। समझ में आ रहा है? क्लियर स्क्रीन लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। अगर क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, तो पहले जो भी आपने आउटपुट किए हैं ना, एरर्स वगैरह भी दिखते जाएंगे, गलत गलत आउटपुट आ रहा है वो भी दिखते जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्यों हमको उसको पहले वाले को रखना है, राइट? सो इट इज बेटर टू पुट अ क्लियर स्क्रीन। आई होप द दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर स्क्रीन इज क्लियर। ठीक है। क्लियर स्क्रीन का मीनिंग समझ में आ गया। जस्ट अ फॉर्मेलिटी बेटा, मेन कोड का पार्ट नहीं है ये सब। ये सब लिखना ही पड़ता है। आयो वॉइड मेन आयो स्ट्रीम क्लियर स्क्रीन गेट सी एच, मेन प्रोग्रामिंग स्किल्स ये है। ये सब में आएगा, डोंट वरी। CLR SCR गेट सी एच सब में आएगा। मेरा काम है फर्स्ट प्रोग्राम में बता देना इनका मीनिंग क्या है। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बता दिया। अब रह गया है गेट सी एच का मीनिंग। ठीक है। तो क्या हुआ देखो, सपोज कि गेट सी एच नहीं डाला, गेट सी एच नहीं डाला। ठीक है। तो क्या होगा? इसको जरा हम लोग हटा देते हैं, एक बार बेसिक रखते हैं। हाँ, गेट सी एच नहीं डाला, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। आउटपुट आएगा सम इक्वल टू 27 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, और हट जाएगा, अपने को दिखेगा भी नहीं। ओके। क्या होगा? सम इक्वल टू 27 दिखेगा, और वापस से ये स्क्रीन हट जाएगा और ये स्क्रीन आ जाएगा। क्यों ऐसा? मुझे बोलो। अगर सपोज ये लिखा नहीं हमने, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको नहीं लिखा, तो कंपाइलर का काम क्या था? सम इक्वल टू 27 डिस्प्ले करना। जैसे सम इक्वल टू 27 डिस्प्ले हो गया, कंपाइलर का तो काम हो गया ना। कंपाइलर क्यों रुकेगा आउटपुट स्क्रीन पे? वो क्या करेगा? फिर से ब्लू स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि उसका काम था खाली सम इक्वल टू 27 दिखाने के लिए। अरे वो बहुत फास्ट है, सम इक्वल टू 27 दिखाया, हट गया सीधा स्क्रीन, और फिर से ब्लू स्क्रीन आ गया। अब इसके अंदर आउटपुट दिखने का ही टाइम नहीं मिला अपने को। समझ रहा है? तो हमने क्या सोचा, क्यों ना कंपाइलर को एक काम दे देते। अगर उसको एक काम दिया तो वो स्क्रीन पे अटका हुआ रहेगा वो। ठीक है। वो ये काम है गेट सी एच। गेट सी एच का मीनिंग गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। मतलब क्या? कि
ये डिस्प्ले हो गया, फिर भी एक काम बचा है उसका। वो काम क्या है? गेट अ कैरेक्टर। मतलब कोई भी कैरेक्टर, जब तक कि मैं कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर प्रेस नहीं करता, कोई भी कैरेक्टर, तब तक वो रुका रहेगा। किधर? ब्लैक स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? तो सपोज आपको सम इक्वल टू 27 आ गया। अब आपने टीचर को बुलाया, सर देख मेरा कोड रन हो गया है। ठीक है, सर बोलेंगे ओके। अब कोई भी बटन दबा दो, आपके कीबोर्ड का कोई भी बटन दबा दोगे तो वो कैरेक्टर गेट अ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर उसने ले लिया और उसका काम हो गया। समझा? तो जस्ट टू होल्ड दिस आउटपुट स्क्रीन हमको गेट सी एच डालना है। आप ये सब चेक कर लेना, आपके कॉलेज के अंदर गेट सी एच मत डालना, तो देखना क्या होगा। फिर गेट सी एच डालने के बाद देखना क्या होगा। तो इधर क्या लिखा है? गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। काम क्या है? यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच डालना पड़ता है। ठीक है, अब लास्ट ये शब्द रह गया है विच इज void। अब void का मतलब क्या होता है? void का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, void का मीनिंग इज नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? रिटर्न टाइप क्या होता है? ओके, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जैसे ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन ना आगे जाके हम सीखेंगे कि ये अलग अलग दूसरे फंक्शन को काम दे सकता है। ओके, सिंपल रखता हूं आपको समझाने के लिए। ओके, तो मेन फंक्शन सी, अगर मेरे पास काम ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी को तो भी काम डिवाइड कर दूंगा ना। तो मेरा काम मैं किसी और को दे रहा हूं, आ रहा है समझ में? तो क्या होगा? काम जल्दी होगा। अगर मैं सब कुछ करने जाऊंगा तो 2 वीक लगेगा। अगर मैंने मेरा काम 3 जन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यस, तो पैरेलली तीनों जन काम करेंगे तो मेरा काम शायद 3 दिन में 4 दिन में हो जाए। सेम कंसेप्ट है। मेन फंक्शन क्या करेगा? सपोज उसको दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करेगा? दो नंबर एक दूसरे फंक्शन को देगा। समझ में आ रहा है? जैसे मेन एक फंक्शन है, वैसे ही ऐड भी एक दूसरा फंक्शन है। तो वो दो नंबर क्या करेगा? ऐड को दे देगा। अब ऐड उन दोनों को ऐड करेगा, एक्स और वाई को क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ दिखेगा बेटा। तो ये एक्स और वाई को ऐड करेगा, ओके, और रिटर्न करेगा। खुद थोड़ी रखेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? इसको ही देगा वापस, इसने काम दिया था ना, तो इसको रिटर्न करेगा। तो बेटा एक्स और वाई सपोज इंटीजर है, तो उन दोनों को ऐड करने के बाद भी क्या होगा? इंटीजर होगा ना। तो यहां लिखते हैं इंटीजर। ओके, मतलब फंक्शन के लेफ्ट साइड में हमेशा ना वो क्या चीज रिटर्न कर रहा है वो लिखता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। ठीक है, तो एक्स और वाई को ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर एक इंटीजर है, उसके लिए इधर लिख दिया इंटीजर। सबट्रैक्ट में क्या होगा फिर? यस, गेस करो। सबट्रैक्ट में क्या होगा? रिटर्न एक्स माइनस वाई, सेमीकोलन हमेशा होता है। एक्स और वाई सबट्रैक्ट करने के बाद भी क्या होगा? यस, एक इंटीजर ही तैयार होगा, वो रिटर्न हो रहा है, उसके लिए इधर भी रिटर्न टाइप इंट, वैसे इधर भी रिटर्न टाइप इंट। समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने मेरा काम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो उसको ऐड करके मुझे रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप इंट। ये भी ऐड करके मुझे रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप इंट। ये भी ऐड करके मुझे रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप इंट। लेकिन मेरे को, मैं मेन फंक्शन हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को कोई काम नहीं दिया है, तो मैं कभी भी किसी को कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा। आ रहा है समझ में? यस, तो मेन फंक्शन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है ना असाइन करने के लिए काम, तो वो किसी को कुछ भी कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, उसके लिए उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। अब समझ में आया कि वॉइड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये इतना सारा कहानी आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, बट ये क्यों सिखाया वॉइड के मीनिंग के लिए। ठीक है, ताकि हर एक टर्म आपको मालूम होना चाहिए बस। तो वॉइड क्यों डालते हैं बेटा? क्योंकि मेन फंक्शन कभी भी किसी से काम लेता नहीं और किसी को काम देता नहीं, उसके ऊपर कोई दूसरा फंक्शन ही नहीं है।
तो उसके लिए void मतलब नो रिटर्न टाइप, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा लिखा रहता है, देखो मेन, इधर लिखेंगे इंट और लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0, ये भी फॉर्मेट चलता है। मीनिंग वही हो गया, देखो इधर लिखा है इंट मतलब वो इंटीजर रिटर्न करेगा, यस, और लास्ट में लिख दिया 0 मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न किया, बात वही हो गई। तो या तो आप सिंपली void लिख दो, अगर void नहीं लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर इंट और इधर रिटर्न 0 लास्ट में, मेन फंक्शन के एंड में, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द मेन दिस प्रोग्राम, इतनी देर हो गई, हमने खाली एक प्रोग्राम किया है, बट उसको हमने पूरा अच्छे से किया है बेटा, हर एक वर्ड का मीनिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन एंड देन लेट अस एग्जीक्यूट दिस, इसको हम लोग एक्चुअली अभी एग्जीक्यूट करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये हेडर फाइल्स हो गए, उसके बाद void मेन हमेशा लिखना होता है, इधर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया बेटा, डेटा टाइप इज इंटीजर एक्स वाई जेड, आगे जाके CLR SCR का मीनिंग आपको मालूम है, सी आउट सीन देख लो, सी आउट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, फिर ये एरोस जरा ध्यान से लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड में जो भी डाला हुआ एक्चुअली स्क्रीन पे दिखेगा, एंटर टू नंबर्स दिखा देखो, फिर हमने एंटर किया 12 15, ठीक है। फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए सीन लगाया, सीन एरो उल्टा है, एक एक करके एक्स फिर वापस एरो फिर वाई, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट होके इधर स्टोर हो गया, देखो 12 और 15। अब उसके बाद हमको उसको ऐड करना है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऐड होगा, z में स्टोर होगा, तो 27 इधर आ गया। और अब इसको फिर से लास्ट में डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा, सम इक्वल टू ऐसा प्रिंट होगा, देखो सम इक्वल टू एंड z, z का वैल्यू 27, ठीक है। डबल इन्वर्टेड में डालते हैं इसको तो z ही प्रिंट हो जाता, हमको z नहीं प्रिंट करना है तो इधर डबल इन्वर्टेड नहीं आया, ओके। लास्ट में गेट ch मतलब टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, एकदम मस्त हो गया। लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट नाउ, थोड़ा मुझे टाइम देना बेटा हर बार एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ओके, सो मैंने क्या किया है कि ये सब कोड्स को पहले से टाइप करके रखा है आपके लिए, ओके, सो दैट हमारा लेक्चर में टाइम ना जाए। और ये जो टाइप कोड है ना, मैं ये भी आपको शेयर करूंगा, तो आपको भी खाली कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर दिख रहा है आपको, ओके। ऑनलाइन कंपाइलर, ये जब आप ओपन करोगे ना तो शायद ये आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर कोडिंग स्क्रीन और नीचे ये आउटपुट स्क्रीन नीचे, ठीक है। इसको आजू बाजू में अगर करना है तो यहाँ पे देखो क्लिक करना इसके ऊपर, ठीक है, तो ये आजू बाजू में हो जाएगा, ओके। सो ये बेटर है क्योंकि इधर हमारा कोड चलेगा और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट दिखेगा, ठीक है। अब जो भी हमने कोड लिखा था, मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, ये देखो ये पेस्ट हो गया, आई होप यहाँ तक आपको समझा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही है, देखो इंट और रिटर्न 0, तो बेटा हर कंपाइलर अलग होता है, हमको जो भी कोडिंग करना है ना वो टर्बो सी का कोडिंग करना है, तो जो भी चीज मैं लिखूंगा ना, जो भी कोड मैं लिखूंगा आपको समझाने के लिए वो सब टर्बो सी होगा, ठीक है। अब ये जो कंपाइलर है ये ऑनलाइन GDB कंपाइलर है, इसमें देखो ना सी आउट के पहले भी STD 2 कोलन लिखना पड़ता है, ये खाली फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, इसका कोई टेंशन मत लो बेटा। हमको क्या करना है, मेन कोड पे फोकस करना है। देखो यहाँ पे क्या किया है, सी आउट के पहले इन्होंने STD लगा दिया, सीन के पहले STD लगा दिया, बाकी पूरा सेम है। अभी इधर दूसरे फॉर्मेलिटीज नहीं है, जैसे क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, गेट ch नहीं लिखा, नहीं लिखने की जरूरत है इसके अंदर, टर्बो सी में लिखने की जरूरत है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कोड वही है, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस बाई सी आउट z इक्वल टू जेड, और एंड लेटेस्ट नाउ रन दिस कोड, तो ये रन पे क्लिक किया, इधर देखो उधर रन पे क्लिक हो रहा है बेटा, और इधर देखो क्या आया, एंटर टू इंटीजर्स, ठीक है। हमने एंटर क्या किया, 12, सीधे 12, फिर स्पेस, फिर 13 क्या 17, 13 डाल दिया,
चलो 17 डाल देते हैं, ओके, जैसे हम लोग और फिर एंटर। देखो z इक्वल टू 29 हो गया, तालिया। ओके, करेक्ट आया अपना आंसर। अब सपोज कि इसको फिर से रन करना है, तो फिर से रन दबा दो। यस, फिर से आ रहा है एंटर टू इंटीजर्स। हमने सपोज 43 स्पेस 11, ठीक है, एंटर किया, z इक्वल टू 54। ओके, आई होप सबको समझ रहा है। ये जो कंपाइलर है ना, इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। एंड इसका जो ये कोड है, ये एक्चुअल कोड आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आपको खाली फर्क इतना ही है, एसटीडी 2 कोलन डाला है सी आउट और सी इन के पहले, और CLR SCR वाइड और गेट CH लिखने की जरूरत नहीं है। इंट और ये रिटर्न 0 ऑटोमेटिक आता है उसके अंदर, ठीक है। सो पहला कोड हो गया बेटा। अब नेक्स्ट कोड के लिए चलते हैं। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीट हुआ था। अब दूसरा एक कोड देखते हैं। हम्म, तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने क्या किया है, डिवीजन करने को बोला है। तो मेरे को बोलो क्या फर्क होगा, वो जो प्लस था उसके जगह पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, करेक्ट। तो देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो, मैंने इधर इंट XYZ, इधर डिवाइड, सिर्फ ये डिवाइड, इधर क्या था, प्लस था, और इधर अपन ने ऐसा लिखा था सम इक्वल टू, उधर डिवीजन इक्वल टू लिखा है, बाकी पूरा कोड सेम है। यस, तो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस नाउ। पूरा का पूरा सेम ही कोड है ना, सीधा एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो लेट अस अगेन गो टू दैट ब्राउजर। देखो यही था ना, एंटर टू इंटीजर्स इंट दिस, इधर खाली मेरे को क्या करना है बेटा, डिवाइड। तो ये डिवाइड के लिए ये वाला लाइन ऐसा, देखो डिवाइड हो गया। ओके, जस्ट चेक z इक्वल टू x डिवाइड बाय y, बाकी पूरा z इक्वल टू ही लिखा है मैंने, तो द डिवीजन वगैरह डालने की जरूरत नहीं, z इक्वल टू, ठीक है। रेडी फॉर द कंपाइलेशन एंड टू रन द प्रोग्राम। एंटर टू इंटीजर्स, सपोज मैंने डाला 15 स्पेस 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 बेटा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर, 15 बाय 3 इज 5। ओके, लेट अस सी, z इक्वल टू 5 आ गया। ओके, नाउ आपके माइंड में आया रहेगा कि सर दूसरा कोई नंबर डालो ना जिसमें डेसिमल आता है ना। तो हम 15 बाय 2 रख करते हैं, चलो 15 स्पेस 2। ओके, अब 15 बाय 2 कितना आना चाहिए आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, 7.5। ओके, 15 बाय 2 इज 7.5। तो एंटर करके देखते हैं 7.5 आता है क्या, हाँ देखे क्या, अरे बाबा, सिर्फ 7 आया, z इक्वल टू 7 आया, 7.5 नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है मालूम था, प्रॉब्लम होने वाला है मुझे। प्रॉब्लम ये है कि 7.5 इज एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर, 7 इज एन इंटीजर, 7.5 इज नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ एक नया डेटा टाइप आता है जो मेरे को आपको इंट्रोड्यूस एक मेरे स्टाइल में करना था। तो वो डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो इंट है ना, वो इंट को हटा देते हैं, सीधे इंट हटा दिया और डाल दिया FLOAAT। दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे फ्लोट डाल दिया बेटा। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट्स आर अलाउड, सिंपल। फ्लोट का मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स आर अलाउड। हमने इंटीजर डाला ना करके 7 आया बेटा, क्योंकि इंटीजर में तो डेसिमल पॉइंट होता ही नहीं ना, तो पॉइंट के बाद वाला सब हट जाएगा। तो सिर्फ पॉइंट के पहले वाला दिखा 7, 7.5 नहीं दिखा।
बट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या डाला, फ्लोट, ओके, यहाँ भी एंटर टू नंबर्स कर देते हैं, मीनिंग बेटर पड़ेगा ना, टू नंबर्स, ठीक है, एंटर टू नंबर्स, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब सब लोग रेडी, रन। अब देखते वही डालते हैं, 15 एंड 2, 15 स्पेस 2, आंसर एक्सपेक्टेड है 7.5। खुश खबर, खुश खबर, आ गया 7.5। आई होप समझ में आ गया। नया कुछ देखना है, फिर से रन किया इसको, ठीक है, 33 स्पेस 17, एंटर, कितना आया, 1.94118, ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो गए, 5। तो ये हर कंपाइलर का अलग होता है। टर्बोसी जनरली 6 डिजिट डिस्प्ले करता है पॉइंट के बाद, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आ गया ना आंसर, 5 डिजिट तक आ गया ना, 1.94118। आई होप सबको समझ में आया। ओके, नाउ देर इज वन मोर कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इधर ही बता देता हूँ स्टूडेंट्स, विच इज रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मस्त कंसेप्ट है, देखो ये, ओके, मैं पहले इधर ले लेता हूँ उसको। तो हम लोग वो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं अभी, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन का, ओके। जस्ट अ मिनट। Okay, so what is the concept of remainder after division? ये रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज कि हमने 15 को डिवाइडेड बाय 3 किया, 15 को डिवाइड बाय 3 किया, तो व्हाट इज द क्वोशंट पार्ट, क्वोशंट इज 5 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, ओके। वही अगर हमने 15 को डिवाइड बाय 4 किया होता, यस, ओके, 15 डिवाइड बाय 4 कितना होगा स्टूडेंट, 3 टाइम्स 12, ऐसा होगा, रिमाइंडर 3। तो क्वोशंट क्या हो गया, 3, रिमाइंडर हो गया 3। आ रहा है समझ में। अगर सपोज हमने 20 को डिवाइड बाय 12 किया, ओके, सो 12 डिवाइड बाय 20, तो क्या होगा, 1 टाइम 12, रिमाइंडर इज 8, तो क्वोशंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 8, ओके। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी आगे जाके हम देखेंगे जिसमें ना डायरेक्ट रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में, विच इज परसेंट। ये तो सिंबल आपको मालूम होगा, बट यहाँ पे सी प्लस प्लस में ये जो सिंपल सिंबल है ना, ये आपको रिमाइंडर दे देगा, डायरेक्ट रिमाइंडर दे देगा। जैसे कि आपने डिवाइड के जगह पे क्या डालना है मालूम है, आपको डिवाइड के जगह पे परसेंट डाल देना है बस। तो 15%3, ओके, रिमाइंडर 0, डायरेक्ट आएगा आंसर। 15%4, रिमाइंडर 3, 20%12, रिमाइंडर 8। आया समझ में, यस। एक छोटा लास्ट कंसेप्ट है इसके पीछे, कि अगर सपोज ऐसा कुछ आ गया, अब ये क्वेश्चन, ये जो डिविडेंड है वो छोटा है, डिवाइजर है वो बड़ा है, तो रिमाइंडर यही आ जाएगा, याद रखना बस, ओके, डिविडेंड ही रिमाइंडर आ जाएगा। सपोज ऐसा आ गया 2%3, रिमाइंडर विल बी 2, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको कोड करके देखें हम लोग, लेट अस सी इट ऑन द कोडिंग, हाउ दिस विल ऑपरेट।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग, ओके बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना यहाँ पे रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन के लिए ना इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट में नहीं अलाउड है वो। मतलब डेसिमल पॉइंट्स पे रिमाइंडर वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द इंटीजर्स, ठीक है। सो देखो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड इधर डिवीजन था ना, उसके जगह पे मैं परसेंटेज ढूंढता हूँ, रुको, परसेंट सिंबल मिल गया, ठीक है, ओके। तो इधर मैंने डिवीजन के जगह पे परसेंट डाल दिया, आपको थोड़ा अच्छे से दिखना देख, तो स्पेस डाल देता, थोड़ा दिखने में बेटर होगा। ये देखो, एंटर टू नंबर्स, सी इन एक्स वाई ले लिया, फिर वो एक्स परसेंट वाई विल गेट स्टोर्ड इन जेड एंड जेड इक्वल टू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमने क्या डाला था, 15 एंड 3 डाला था, राइट। सो 15 स्पेस 3। तो जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट विल बी 5, रिमाइंडर विल बी 0। लेट अस सी क्या आंसर आता है। z इक्वल टू 0 आया, देखो, यस। रन, फिर से रन करते हैं। अब 15 को 4 से डिवाइड किया था तो क्या रिमाइंडर आया था, 15 को 4 से डिवाइड किया था तो रिकलेक्ट करो, 3 आया था रिमाइंडर, राइट। सी z इक्वल टू 3 आ गया, ओके। एंड लास्ट टाइम 20 को 12 से डिवाइड किया, एंटर टू नंबर 20 एंड 12, रिमाइंडर 8 आया था, सीधे रिमाइंडर 8, ओके। एंड लेट अस चेक कि जो मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताया कि डिविडेंड जो है वो छोटा है, डिवाइजर बड़ा है। तो देखिए क्या वो आता है, क्या 2 स्पेस 5। कोई कोई कंपाइलर देते हैं बेटा, कोई कोई कंपाइलर नहीं देते, टर्बो सिम में होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये इसमें होगा क्या, हो रहा है इसमें, देखो 2 ही आ रहा है, z इक्वल टू 2, ओके। मैंने क्या हो था, 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे, राइट, तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, जो डिविडेंड है वही आएगा, वही आ रहा है, देखो। एक और देख लेते हैं, लास्ट, सपोज आई राइट 12 एंड 40, तो 12 डिवाइड बाई 40, रिमाइंडर 12 ही आना चाहिए। तो देखो रिमाइंडर 12 हो रहा है, परफेक्ट वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। ये कोड लिखने का इधर आउटपुट आ रहा है बराबर से, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर कंसेप्ट नाउ। तो बेटा हमारे प्रॉपरली हमने 2 कोड देख लिए हैं, ओके। प्रॉपरली हम लोग ने 2 कोड देख लिए हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये ओपन होते तब तक डिस्कस कर रहे थे। पहला हमने कोड देखा जिसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, ओके। फिर सेकंड कोड देखा जिसमें हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करते वक्त एक करेक्शन करना जरूरी है, दैट इज इंट इज नॉट अलाउड, फ्लोट चाहिए, ठीक है। सो वो चीज इधर चेंज कर दे हम लोग। डिवीजन के टाइम पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, फ्लोट। एंटर टू नंबर्स, डिवीजन इज, ये परफेक्ट आउटपुट भी लिखना जरूरी रहता है हर बार। So let us write the output now, okay। So what is the output here, आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स, एंटर टू नंबर्स, ओके। सपोज हमने डाला 15 एंड 2, तो क्या दिखेगा, डिवीजन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू 7.5, ओके। फ्लोट का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, फ्लोट मतलब नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, ओके। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट का रोल नंबर आपको स्टोर करना है, तो आप उसको इंट में लोगे कि फ्लोट में लोगे। कोई बच्चे का रोल नंबर करना है, यस, रोल नंबर हमेशा इंटीजर होता है ना, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर, ऐसा होता है, राइट। ऐसा कभी होता है क्या, रोल नंबर 1.5 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2.3 प्रेजेंट सर, ऐसा होता है क्या कभी, नहीं, राइट। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, कॉमन सेंस से इंटीजर होगा। अगर सपोज कोई स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर करना है,
कोई स्टूडेंट का परसेंटेज स्टोर करना है तो वो इंट होगा कि फ्लोट होगा? कि परसेंटेज हमेशा पॉइंट में दिखते हैं ना, 93.5, यस, तो हमेशा पॉइंट में होना चाहिए, तो उस केस में इंटीजर नहीं होगा, फ्लोट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन बेटा आपको या तो इंटीजर लेना है, यहाँ पे या तो फ्लोट लेना रहेगा। मोस्टली यही दो चीज ज्यादा यूज में आती है, इंटीजर एंड फ्लोट। इनको क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। ओके, एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन। दो कोड हो गए, थर्ड कोड देखते हैं। अब थर्ड कोड हम लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है? थर्ड कोड, सी राइट अ प्रोग्राम टू जस्ट अ मिनट, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू numbers from user and display the larger number and display the larger number। मतलब क्या? क्वेश्चन सिंपल है कि दो नंबर यूजर से लेना है और उन दोनों को कंपेयर करना है, और जो बड़ा है वो डिस्प्ले कर देना है कि भाई ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? हैश इंक्लूड, यस हैश, क्या लिखा था? हैश इंक्लूड io stream dot h and hash include con io dot h, ये लिखा था। अब उसके बाद लिखा था void main। ओके, क्या लिखा था? void main। अब उसके बाद दो ही नंबर्स है, तो int x कॉमा y, इंटीजर ले लेते, दो नंबर्स को कंपेयर करने को बोला है सिर्फ। फॉर्मेलिटी clr scr डालना चाहिए हमेशा, करेक्ट। अब बेटा यूजर को बोलेंगे कि एंटर टू नंबर्स, तो सी आउट, लेट अस रिकलेक्ट, क्या लिखा था? एंटर टू नंबर्स। ओके, और एक्सेप्ट करने के लिए सी इन एक्स एंड वाई, सी दिस, इससे हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब यहां तक हो चुका है, अब कंपैरिजन चालू होगा। सी, दो नंबर यूजर ने डाल दिया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इंट एक्स कॉमा वाई, तो जैसे इंट एक्स कॉमा वाई, मेमोरी में दो खांचे बनेंगे बेटा, एक का नाम एक्स, दूसरे का नाम वाई, और एंटर टू नंबर, सपोज यूजर ने एंटर मारा है 30 और 15, ऐसा दो नंबर यूजर ने डाल दिया, एक्स और वाई में आके स्टोर हो गया। अब स्टूडेंट्स कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए ना एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट का नाम है इफ एल्स। स्टेटमेंट का नाम इज वेरी सिंपल, इट इज इफ एल्स। ओके, बहुत बार ऐसा होगा कि हमको ऐसा करना पड़ेगा, इफ दिस देन डिस्प्ले दिस, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डिस्प्ले दिस, एल्स डिस्प्ले समथिंग एल्स। ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया इफ, और इधर लिखेंगे इफ एक्स इज मोर देन वाई। वेरी सिंपल यार, मैथ है ना, सिंपल है ये। इफ एक्स इज मोर देन वाई, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखना है कि सी आउट। ओके, सी आउट न्यू लाइन पे लिखना है ना बेटा, तो न्यू लाइन के लिए आपको मैंने बोला डबल इन्वर्टेड में बैकस्लैश एन, या फिर सिंपल एंडल लिखा तो भी चलता है। एंडल भी न्यू लाइन के लिए ही होता है, तो न्यू लाइन के लिए दो ही, अभी तीसरा नहीं दूंगा आगे, मैं दो ही है, डोंट वरी। तो न्यू लाइन के लिए दो कमांड्स है, या तो बैकस्लैश एन या फिर एंडल। क्योंकि एंडल न्यू है तो लेट अस यूज दैट एंडल, डबल इन्वर्टेड नहीं डालना है। और फिर क्या, कौन सा बड़ा था स्टूडेंट्स? एक्स और वाई में एक्स बड़ा है, इफ एक्स इज मोर देन वाई। यस, अगर ये ट्रू है तो ऐसा डिस्प्ले करेंगे दैट एक्स इज लार्ज। आई होप समझ में आ रहा है। यस, एक्स इज लार्ज।
ओके। एल्स एल्स क्या डिस्प्ले करेंगे, अगर ये फॉल्स हो गया ना, ये x ग्रेटर देन y फॉल्स हो गया मतलब y बड़ा है, तो क्या डिस्प्ले किया जाएगा, एंडल y इज लार्ज, y इज लार्ज। ठीक है, तो देखो कर्ली ब्रैकेट वॉइड मेन का ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट इधर वॉइड मेन का क्लोज हुआ। सी दिस, जब भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया जाता है उसको क्लोज करते हैं। इफ के लिए भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया क्लोज हुआ, ओपन किया क्लोज हुआ। ठीक है, सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कि ये कैसे वर्क हो रहा है। स्टूडेंट्स मेरे को बोलो कि यहां तक आपको समझा रहेगा क्योंकि ये प्रीवियस प्रोग्राम जैसा ही था। अब मेरे को बोलो x में क्या है 30, y में क्या है 15, यूजर ने डाला है 30 50। 30 ग्रेटर देन 15 ट्रू है क्या, ऑफ कोर्स ट्रू है। ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा ना अगर तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये ट्रू है तो क्या होगा, एंडल न्यू लाइन। सी आउटपुट किधर लिख रहे हैं हम लोग, इधर लिखे आउटपुट, आउटपुट इज मस्ट एंटर टू नंबर्स, ऐसा आएगा, एंटर टू नंबर्स, यूजर ने डाला 30 एंड 15। अब न्यू लाइन, एंडल मींस न्यू लाइन, न्यू लाइन पे क्या डिस्प्ले होगा स्टूडेंट्स, एक्स। एक्स अभी डबल इन्वर्टेड में नहीं है ना, तो एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा। एक्स का वैल्यू क्या है 30, यस बेटा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 30, फिर ये डबल इन्वर्टेड में है, इज लार्ज, हो गया। और अगर उल्टा डाला रहता यूजर ने, ऊपर 15 नीचे 30, तो इधर 15 इधर 30 आता, तो ये फॉल्स होता, और क्या डिस्प्ले होता, फिर ये वाला पोर्शन में 30 इज लार्ज। ठीक है, जो भी लार्जर है वो डिस्प्ले हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, ए और बी में जो भी लार्ज है वही डिस्प्ले होगा हर बार। ओके, आई होप सबको समझ में आया ये इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इसका थियोरी पूरा करेंगे बेटा, इफ एल्स के ऊपर और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। इफ फिर उसमें एक कंडीशन होगा, अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको देखें, हम ये करके कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके क्या आता है। ओके, ये भी मैंने टाइप किया हुआ है मेल पे, सो दैट अपना लेक्चर का टाइम थोड़ा बचे, बार बार टाइपिंग इतना पॉसिबल नहीं होता है। हम्म, देखो ये अभी ओपन करोगे आप तो ऐसा दिखेगा फ्रेश, जब भी मैं लिंक सेंड करूंगा आपको तो ये ऐसा दिखेगा। फिर से देखो, इस पे क्लिक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पे क्लिक करना है, तो ये आजू बाजू में हो गया। अब जो भी चीज मैंने दी थी वो कॉपी की हुई है आपकी, इसको हाईलाइट करो, एंड से लेके ये पूरा डिलीट कर दो, सीधे डिलीट किया, और फिर हार्ड क्लिक किया मैंने सीधे, और पेस्ट, ये पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब चेक करो जो मैंने दिया वही है क्या, सीधे इंट एक्स कॉमा वाई एंटर टू नंबर्स, सीन करके एक्सेप्ट हो गया। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई दिख रहा है, सी आउट एक्स इज लार्ज एल्स वाई इज लार्ज। ठीक है, प्रोग्राम मेन प्रोग्राम वही है, और अभी मैं उसको रन कर रहा हूं, देखो। ठीक है, फिर से आया एंटर टू इंटीजर्स, 30 स्पेस 12, क्या डिस्प्ले होना चाहिए स्टूडेंट्स, 30 इज लार्ज, एंटर, सीधे 30 इज लार्ज। आ रहा है समझ में? एक और रन करते, उल्टा करते, पहले एक छोटा नंबर और फिर एक बड़ा नंबर डालता, स्पेस डाल के 55। क्या डिस्प्ले होना चाहिए, पहले छोटा बाद में बड़ा, तो भी एक्चुअली डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 55 इज लार्ज। ठीक है, देखो 55 इज लार्ज, एकदम सिंपल कोड है। ओके,
सब कोड लिखना है बेटा आपको अच्छे से आपके बुक्स के अंदर। सो एक और लास्ट कोड आज के लिए हम कर लेते हैं। सो हम लोग का यहाँ तक आया था। ओके, तो एक कोड अभी हमको कौन सा करना है, देखो हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं जिसके अंदर ना नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके, चाहिए ये चारों चीज करके देखते हैं एक साथ में होता है क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। तो लेट अस सी फोर्थ कोड फॉर टुडे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट two numbers and display addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे होगा, स्टार्ट में वही आएगा, हैश, वो लिख नहीं रहा हूं मैं अभी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन आएगा। ओके, अब इंटीजर एक्स कॉमा वाई, सी मैं जेड नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप में सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, जेड नहीं ले रहा हूँ, विदाउट यूजिंग जेड भी हो सकता है। सी एल आर एस सी आर, सी आउट, एंटर टू नंबर्स। अच्छा, फ्लोट लेना बेटर होगा ना क्योंकि डिवीजन भी करना है, फ्लोट ले लेते हैं इसको। ठीक है, एंटर टू नंबर्स, फिर सी इन एक्स एंड वाई। अब बेटा इधर ऐसा लिखता था ना मैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमीकोलन, वो उसके जगह पे मैं सीधा सी आउट में भी कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट सी आउट में। तो देखो सी आउट में कैसे होता है वो, सी आउट पहले बात तो न्यू लाइन बैक स्लैश एन, ऐसा लिखेंगे, एडिशन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडिशन इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। जो z लिखते थे ना इधर, हमेशा हम लोग इधर z लिखते थे, उसके जगह पे ब्रैकेट में x प्लस वाई डाल देने का तो भी हो जाएगा। देखो सी आउट न्यू लाइन ऐड इक्वल टू, ये प्रिंट होगा, x प्लस वाई ऐड होके दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी आउट बैक स्लैश एन, सब्ट्रैक्शन इज x माइनस वाई, सी आउट बैक स्लैश एन, मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, सी आउट बैक स्लैश एन, डिविजन x डिवाइड बाय y। ओके, और लास्ट में क्या, गेट सी एच एंड द प्रोग्राम इज डन। ओके, आउटपुट कैसा आएगा बेटा, आउटपुट, आउटपुट में पहले लिखा जाएगा एंटर टू नंबर्स, उसमें सपोज हमने डाला 15 एंड 2। ओके, वो एक्स और वाई में एक्सेप्ट हो गया, और फिर क्या डिस्प्ले होगा, न्यू लाइन से ऐड, ऐड इक्वल टू, इनका एडिशन कितना होता है 17, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन होगा इनका 13, फिर मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ऐसा डिस्प्ले होगा न्यू लाइन पे, मल इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लीकेशन का साइन देखा ना, क्रॉस नहीं है, स्टार है बेटा, मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको तो सी प्लस प्लस में स्टार डालना है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इन दोनों का, यस 30, एंड लास्ट डिवीजन, डिवीजन होगा 7.5। ये आउटपुट आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है, हर प्रोग्राम का। ओके, चार प्रोग्राम होने के बाद अब थोड़ा बेटर लग रहा है बेटा किस तरीके से ये कोडिंग लिखा जाता है। अब देखो ये सब पुराने हो गए अपने लिए, हैश इंक्लूड वॉइड मेन सी एल आर गेट सी एच, पहले कोड में ये एकदम डर लग रहा था, अब देखो वो तो नॉर्मली है, बाकी का कोड्स लिखना है सिर्फ, ये भी हर प्रोग्राम में आता है, सी आउट एंटर टू नंबर सी इन एक्स वाई, करेक्ट। तो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस नाउ। ये कोड लिखा हुआ है हमने,
ठीक है, देखो कोड आ गया बेटा। इसमें मैंने ये फ्लोट ले लेते हैं। ओके, और ये रिमाइंडर डाला हुआ है, बट रिमाइंडर मैंने बोला आपको कि फ्लोट पे एग्जीक्यूट नहीं होता। रिमाइंडर के लिए मैंने आपको अलग से ही एक कंसेप्ट बता दिया था। ठीक है, सो सी दिस प्रोग्राम, बहुत बेसिक प्रोग्राम दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे। फ्लोट एक्स कॉमा वाई, सी आउट एंटर टू नंबर्स, एक्स वाई एंट्री ले लिए, और सम डिवाइड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, लेट अस रन इट। एंटर टू नंबर्स, हमने एंटर किया 15 एंड 2 और एंटर। ओके, प्रॉब्लम समझा? ये मैंने जानबूझ के आपको बताया, देखो स्पेस ही नहीं दिख रहा है। करेक्ट है आंसर, सम इज 17 डिविज 13 मल्टीज 30, डिवीजन इज 70.5, बट प्रॉब्लम एकदम एक ही लाइन में आ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं डाले हमने, तो लेट अस पुट दैट बैकस्लैश एन। सी दिस, डिवीजन के डिफरेंस के पहले बैकस्लैश एन, ओके, मल्टीप्लीकेशन के पहले बैकस्लैश एन, यस, डिवीजन के पहले बैकस्लैश एन। सी दिस, बैकस्लैश एन हो गया। कलर भी दूसरा आता है क्योंकि कमांड है ना बेटा वो। सी दिस, ब्लू कलर आया। कमांड पे वो मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो, दिखेगा, एग्जीक्यूट होगा बट दिखेगा नहीं, इसका ये मीनिंग होता है। और अब इसको रन करते हैं। रन किया 15 एंड 2, ओके, और एंटर। सी दिस, क्या मस्त ब्यूटीफुल आंसर है। ओके, सो जस्ट ट्राई ऑल दीज कोड, पहले लिखो समझो, एंड बाद में आप इसको मोबाइल पे भी कर सकते हो बेटा। खाली ऊपर नीचे दिखेगा वो कोड मोबाइल में, जैसे अभी आजू बाजू दिख रहा है ऊपर नीचे दिखेगा बस। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया रहेगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। और बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे कोडिंग हम लोग आगे सीखेंगे इसमें। तब तक के लिए बाय बाय।